नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की कोविड की खबर से। बहुत हैरान करने वाली खबर आई है। 24 घंटे में कोरोना के आंकड़े तो घटे हैं, 32,906 नए मामले आए हैं, लेकिन 24 घंटे में ही मरने वालों की संख्या हैरान कर रही है। ये 2020 हो गई है। देखिए, नए आंकड़े आए हैं 32,906 और 24 घंटे में मरने वालों की संख्या 2020। 24 घंटे में 49,007 लोग ठीक होकर अपने घर गए हैं और कल जो है 724 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन आज 24 घंटे में ही 2020 लोगों की मौत हो गई है। ये आंकड़ा डराने वाला है। तो पिछले 24 घंटे का कोरोना अपडेट आपको बता रहे हैं। और न्यूज 18 पर बड़ा खुलासा। गिरफ्तार आतंकी गए थे कानपुर। दिसंबर 2020 में ये कानपुर गए थे। बेगमगंज में करीब 1 महीने तक ये रुके भी थे। लखनऊ से पकड़े गए थे। मिनहाज मसरुद्दीन शहर के कई मदरसों में भी ये गए थे। चमनगंज के एक कॉलेज को बनाया था इन्होंने अपना ठिकाना। एटीएस की पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है और शहर के बड़े बिल्डर को एटीएस ने उठाया। ये हमने आपको जानकारी लगातार दे रही हैं और एटीएस को आतंकी कनेक्शन की आशंका है। इस बिल्डर के अकाउंट में कुछ फंड आता है और जब इन्वेस्टिगेट करके सवाल पूछा जाता है कि ये फंड कहां से आया, तो इसके पास कोई जवाब ही नहीं होता। बिल्डर वसी को चमनगंज से लेकर टीम रवाना हो चुकी है। तो इस खबर में जो बड़ी बात निकल कर आई है, क्योंकि देखिए 14 दिन की रिमांड पर है एटीएस की और एटीएस ने सुबह 10 बजे से इनके साथ पूछताछ शुरू कर दी है। एटीएस की जैसे हमने आपको जानकारी लगातार दे रहे हैं, कानपुर में भी पूछताछ है और कश्मीर तक भी पूछताछ के लिए एटीएस बिल्कुल तैयार है अपने सवालों के साथ। इन्वेस्टिगेशन में जो बात अभी निकल कर आई है वो ये आई है कि कानपुर में इनका जाना हुआ इन आतंकियों का और ये 1 महीने वहां पर रहे। कुछ यूनिवर्सिटीज का भी जिक्र है। यूनिवर्सिटी का देखिए 1 महीने ये बेगमगंज में करीब 1 महीने तक रुके और उसके बाद मदरसों में भी गए और चमनगंज के एक कॉलेज को इन्होंने अपना ठिकाना बनाया। ये भी जानकारी आई है एटीएस की पूछताछ में। अमित गंजू हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित जी, ये बहुत ही बड़ा खुलासा है कि 1 महीने ये जाते हैं, रहते हैं। इस बेगमगंज इलाके के बारे में जरा बताइए, किस तरह का इलाका है, इसके बारे में भी जरा बताइए। देखिए जीनत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर पूर्व में भी चर्चाओं में रहा है, चाहे सिमी संगठन से जुड़ा मामला हो, चाहे अन्य किसी संगठन से जुड़ा मामला हो। यहाँ कानपुर हमेशा चर्चाओं में रहा है और कानपुर का 1999 से लेके अब तक का अगर पूरा इतिहास देखा जाए तो 99, 2000, 4, 6, 9, 14, 16 एक लंबी चेन जुड़ी है। इसकी सारी रिपोर्ट इंटेलिजेंस और तमाम एजेंसीज के पास भी है। और अगर बात की जाए 2 आतंकी जो लखनऊ से पकड़े गए, उनके अब सीधे कनेक्शन कानपुर से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। अगर हम सूत्रों की माने तो पिछले साल के जो चला गया उसके अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर मंथ अभी क्लियर नहीं, क्योंकि पुलिस की ये जांच का है। उसमें 1 महीने तक कानपुर में इन्होंने कैंप किया और कैंप के दौरान इन्होंने कानपुर के एक चमनगंज स्थित डिग्री कॉलेज को अपना ठिकाना बनाया, जहां ये युवाओं को बुला के बाकायदा क्लासेस ली जाती थी, बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। और इसके अलावा कानपुर के 8 मदरसों में जाके इन्होंने बैठकों का दौर चला, लोगों से मीटिंग्स भी की है। यानी कानपुर अब एक अहम सेंटर के रूप में उभर के सामने आ रहा है। और इसी कड़ी में अगर कानपुर की बात की जाए तो अभी तक 5 लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया है। इसके अलावा कानपुर विश्वविद्यालय परिसर में एटीएस की टीम ने एक प्रोफेसर से कई घंटे तक पूछताछ की, क्योंकि उसके और इन दोनों आतंकियों के बीच टेलीफोनिक टॉक हुई थी। कुछ 18 सेकंड, कुछ 22 सेकंड, मतलब इसका क्लियर टाइमिंग नहीं अभी हो पा रहा है। लेकिन इस प्रोफेसर से पूछताछ हुई, उसके कई घंटों बाद उसे छोड़ दिया गया। यानी कानपुर में अब तक अगर एटीएस की बात की है तो कई लोगों को उठाया जा चुका है। बिल्कुल, और ये कुछ सेकंड्स की बातचीत दरअसल कोड वर्ड्स में, कोड लैंग्वेज में होती है। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े और जानकारी हम लगातार इससे जुड़ी अपने दर्शकों को बता रहे हैं। लखनऊ से पकड़े गए अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकवादियों को कोर्ट ने 14 दिन की एटीएस रिमांड पर भेजा हुआ है। एटीएस ने रविवार को लखनऊ के काकोरी और मड़ियाव से दोनों को गिरफ्तार किया था। पुलिस का दावा है कि ये लोग 15 अगस्त को लखनऊ समेत कई शहरों में बम विस्फोट की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही एटीएस ने इन्हें धर दबोचा। सोमवार को दोनों की कोर्ट में पेशी हुई। आज एटीएस ने इनसे पूछताछ शुरू कर दी है। इन आतंकियों के कश्मीर कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। तो कश्मीर में रहने वाले मूसा से इनकी बातचीत हुई। देखिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात भी हुई,
ट्रेनिंग इन्होंने बाकायदा ले रखी थी, इनके बारे में जानकारी आती है। 10 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। कश्मीर के तौहीद के खाते में मिन्हाज ने रकम भी भेजी, जैसे हमने ट्रांजैक्शंस का जिक्र किया। लखनऊ के जनसेवा केंद्र की भी हम बात कर रहे हैं, ट्रांसफर की थी इन्होंने रकम। मिन्हाज की डायरी में तौहीद और मूसा का जिक्र है। मूसा हमने आपका इसके बारे में भी आपको बताया। और एटीएस ने पूछताछ शुरू की तो ये जानकारी मिली है। अभी अमित गंजू ने भी बताया कि ये बाकायदा इनके 7 से 8 मदरसों में इनका आना जाना था। एक प्रोफेसर से पूछताछ हो रही है कॉलेज के, और उसके बाद ये 1 महीने बेगमगंज इलाके में कानपुर के रहे भी। और कानपुर की जब हम बात करते हैं तो हम एक बड़ी बात बता दें आपको कि हम ये बाकायदा तारीख के साथ बताते हैं आपको कि 14 अगस्त साल 2000 में पहला कुकर बम ब्लास्ट भी कानपुर में ही हुआ था, और कानपुर तब से ही केंद्र के तौर पर देखा जा रहा है। 2022 की टक्कर से पहले न्यूज 18 पर सीएम योगी ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के बेबाक सवालों पर सीएम योगी ने सभी मुद्दों पर जवाब दिया। न्यूज 18 को 2022 का रोड मैप भी बताया। धर्मांतरण से लेकर आतंकियों की गिरफ्तारी तक प्रदेश के हर ज्वलंत मुद्दों पर जवाब दिया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर वार करते हुए सीएम योगी ने कहा, ओवैसी 19% को प्रभावित करेंगे तो बाकी के 81% चुप नहीं बैठने वाले। तो मुख्यमंत्री का ये इंटरव्यू लगातार चर्चा में है, और हर वो विषय जो प्रदेश में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। धर्मांतरण आपने देखा, पिछले दिनों लगातार सवाल हुए, आतंकी पकड़े गए उस पर सवाल होता है। जनसंख्या को लेकर जिस तरह से सरकार प्रॉपर एक ड्राफ्ट आया है जिसकी चर्चा हो रही है, उस पर भी वो बात करें। ओवैसी जिस तरह से प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात करते हैं और एक दावा करते हैं कि वो किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, तो उसका भी वो जवाब देते हैं। एक बाकायदा कम्युनिटी उनके साथ है, जो ओवैसी ये दावा करते हैं 19% का, तो मुख्यमंत्री जवाब देते हैं कि बाकी के 81% क्या चुप बैठेंगे। जनसंख्या नीति पर वो कहते हैं कि दरअसल आप कितना भी विकास कर लीजिए, अगर जनसंख्या नियंत्रित नहीं है तो संसाधनों का अभाव होगा ही, तो विकास की रफ्तार तो अपने आप ही रुक जाएगी। तो वो यहाँ पर ये भी स्पष्ट करते हैं। गठबंधन को लेकर जब सवाल हुआ तो उन्होंने बोला कि ओवैसी के साथ बीजेपी दूर दूर तक गठबंधन नहीं करती, कोई प्रश्न ही नहीं है, ऐसा कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, ये हमेशा से सॉफ्ट रही हैं, इनके गठबंधन होते रहे हैं, इस तरह की भी वो बात करते हैं। और कुल मिलाकर प्रदेश का रोड मैप क्या है, किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, मुख्यमंत्री ने हर सवाल का जवाब दिया। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि किसी कीमत पर, मैं उन्होंने जो बोला बता रहा हूं, किसी कीमत पर 2022 में योगी आदित्यनाथ इंशाअल्लाह दोबारा मुख्यमंत्री हम नहीं बनने देंगे। देखिए, ओवैसी जी एक बहुत बड़े नेता हैं। यूपी की जनता कितना पसंद करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उन्होंने कसम खा ली है कि आपको नहीं बनने देंगे। अगर वह 19% जी पर उनको लगता है कि वह इलेक्शन को पोलराइज कर लेंगे, तो बाकी 81% चुपचाप थोड़े बैठा हुआ है, वह भी खड़ा होगा, वह भी इस सब चीज़ों को सुन रहा होगा। और मुझे लगता है कि पिछले चुनाव के परिणामों ने इस बात को साबित किया है कि जनता का रुझान क्या है। यही तो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि हर व्यक्ति ये मान के चलता है कि हमारा वोट, कौन सा वोट उनका है। आप जब सत्ता में थे, कांग्रेस और सपा तो आरोप लगाते हैं कि वो ओवैसी साहब बीजेपी के आदमी हैं। भाई तो उनके साथ गठबंधन कौन कर रहा है? गठबंधन तो समय समय पे कांग्रेस ही उनके साथ करती रही है, या फिर ये समाजवादी पार्टी ही उनके लिए ज़्यादा उतावली दिखती है। बीजेपी का तो दूर दूर से कोई संबंध नहीं उनसे। तो न्यूज 18 पर सीएम योगी के इंटरव्यू के बाद विपक्ष की बयानबाजी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए तो कांग्रेस ने मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। विपक्ष के नेताओं के बयानों को लेकर के राजनीतिक रोटियां सेकना और सांप्रदायिकता फैलाना बंद करें, काम करें। योगी जी, आपको काम करने के लिए चुना गया है। जिस तरीके से खुलेआम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सांप्रदायिकता की और ध्रुवीकरण की बात की है, इनके खिलाफ कहीं न कहीं संविधान के सम्मत
कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की इजाजत हमारा संविधान नहीं देता। कांग्रेस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का हमेशा से विरोध करती है। योगी जी का गणित भी ठीक नहीं है। हमारे साथ सिर्फ 19% नहीं है, हमारे साथ पिछड़ा भी तो है, उसका परसेंटेज निकाल लीजिए। हमारे साथ दलित है, उसका परसेंटेज निकाल लीजिए। बड़े समाज में भी जो लोग नाराज हैं वो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं, उनका प्रतिशत निकाल लीजिए। तब देखिए कि कितना प्रतिशत समाजवादी पार्टी के साथ है और कितना प्रतिशत योगी जी के साथ है। आज सीएम योगी का वाराणसी दौरा है। पीएम के दौरे से पहले वो तैयारियों का जायजा लेंगे। दोपहर 12 बजे का वक्त है जब वो वाराणसी पहुंचेंगे। 15 जुलाई को वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम के कार्यक्रम स्थलों का जो है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुआयना करेंगे। करीब 2 घंटे तक वो काशी में रहेंगे। तो तकरीबन 1583 करोड़ की योजनाओं की सौगात जो है प्रधानमंत्री देने वाले हैं और 5 घंटे वो काशी में रहेंगे। और मुख्यमंत्री हमेशा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले जायजा लेते हैं तैयारियों का, सुरक्षा के लिहाज से भी। तो मुख्यमंत्री 12 बजे का वक्त है जब वो पहुंचेंगे काशी और तैयारियों का जायजा लेंगे। 25 जुलाई को पीएम मोदी मन की बात करेंगे। पीएम ने आज ट्वीट करके कहा है, ऐसे कौन से विषय हैं जिनमें आपकी रुचि है, आप क्या चाहते हैं कि उन्हें इस महीने के मन की बात में शामिल किया जाए। उन्हें नमो ऐप या माई गवर्नमेंट पर साझा करें। आप 1800-117800 यानी 1800-117800 डायल करके भी संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई विषय है जो आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के मन की बात में उस विषय पर प्रधानमंत्री अपनी बात रखें, वो आपकी बात को साझा करें, तो आपके पास ऑप्शन है। आप जो है अपना वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं 1800-117800 पर, या फिर आप जो ऐप है नमो ऐप या फिर माई गवर्नमेंट पर भी शेयर कर सकते हैं। जो भी टॉपिक आप चाहते हैं कि इस बार के मन की बात में उसके बारे में बात होनी चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, जो भी आप चाहें, एजुकेशन को लेके, जॉब्स को लेके, एनीथिंग आप इसके साथ साझा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि आज शाम 5 बजे मैं अपने एथलीटों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं, जो टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पीएम ने कहा है कि इनमें से हर एथलीट की जीवन यात्रा प्रेरणादायक है। मुझे यकीन है कि वे जो साझा करेंगे वो हम सभी के लिए रुचिकर होगा। एथलीटों के साथ संवाद जरूर देखें। #cheer4India। तो ये बड़ी बात है। आपने देखा कि कल प्रदेश सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड जीत के आते हैं, सिल्वर जीत के आते हैं या ब्रॉन्ज, तो उनको किस तरह से सम्मानित किया जाएगा। और अब प्रधानमंत्री अपने तमाम खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन हो गया है दिल का दौरा पड़ने की वजह से। 1983 विश्व कप विजेता टीम के वो सदस्य थे, ये जानकारी आ रही है। दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हुआ है, यशपाल शर्मा। और आप जानते हैं 1983 में विश्व कप जीता था इंडिया ने, उस टीम का भी वो हिस्सा थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर आ रही है संभल से। यहाँ खबर है कि संभल से चुनाव लड़ सकते हैं शिवपाल यादव। संभल के गुन्नौर सीट की हम बात कर रहे हैं। 2022 में पीएसपी अध्यक्ष चुनाव लड़ सकते हैं। एक पोस्टर जो है वो जारी हुआ है। गुन्नौर की जनता से आशीर्वाद मांगा गया है इस पोस्टर में। वो पोस्टर भी आप विंडो में देख पा रहे हैं। वैसे शिवपाल यादव की परंपरागत सीट जो है वो जसवंत नगर है। बेटे आदित्य के नाम की चर्चा चल रही है जसवंत नगर की सीट से, और अभी बीजेपी के पास है ये सीट। तो पोस्टर आधिकारिक तौर पर क्या पीएसपी की तरफ से ही छपवाया गया है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बिना आग के तो धुआं नहीं उठता। तो ये चर्चा है कि बेटे के लिए जसवंत नगर की सीट का जिक्र हो रहा है और गुन्नौर सीट का जो है शिवपाल यादव यहाँ पर खुद चुनाव लड़ सकते हैं, ये खबर आ रही है।
एसपी नेता आजम खान को थोड़ी देर पहले मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिली है। अस्पताल से आजम खान को सीतापुर जेल में जो है वो लाया जाएगा। कोरोना होने की वजह से मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो आप लगातार आपने देखा कि हेल्थ अपडेट्स भी हम आपको बता रहे थे और बीमार चल रहे थे, कोविड हो गया था, उसके बाद निमोनिया और कई तरह के इन्फेक्शंस की बातें आई थी। ऑक्सीजन लेवल को भी आपने देखा कि उसको लेके भी चर्चा थी कई बार, और अभी तबीयत ठीक होने के बाद वापस जो है सीतापुर जेल जो है उन्हें भेजा जा रहा है। शिफ्ट उन्हें वापस किया जाएगा लखनऊ मेदांता से। तस्वीरें जो उस वक्त की हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं और काफ़ी वक्त बाद आप आजम खान को देख पा रहे हैं, व्हील चेयर पर हैं ये और फिर एम्बुलेंस की मदद से देखिए, और साथ में बेटा अब्दुल्ला आजम खान भी है। तो तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, सीतापुर जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। तमाम तरह के आपराधिक मामले जो हैं उन पर दर्ज थे। शबाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबाब, ये माना जाए कि तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पिछले 2 महीने उनकी तबीयत को लेकर ही बहुत सारे सवाल रहे, लेकिन अब जब जेल भेजा जा रहा है तो कुल मिलाकर ठीक होगा जो पैमाना होता है उस पर। बिल्कुल, देखिए आजम खान अब बेहतर हैं, अब स्वस्थ हैं, जिसके बाद उन्हें जो है वो सीतापुर की जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में वो लगभग पिछले 2 महीनों से भर्ती थे और कोरोना संक्रमण उन्हें हुआ था, जिसके बाद 9 मई को उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। और आज जब डॉक्टरों ने उन्हें स्वस्थ घोषित किया, जिसके बाद जैसा कि तस्वीरों में भी हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, उन्हें सीतापुर से एक टीम लेने आई थी, जिसके बाद उनको सीतापुर के लिए जो है वो भेज दिया गया है। और इनके साथ साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी सीतापुर जेल में शिफ्ट हैं। आपको बता दें कि 26 जनवरी 2020 को कोर्ट में समर्पण करके इस मसले को लेकर के जमानत भी मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तज़ीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम, उनके जो बेटे हैं, उन्हें रामपुर जेल शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद उन्हें सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया था 27 फरवरी को, और उसके बाद उन्हें कोरोना संक्रमण हुआ था, जिसके बाद वो लखनऊ में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इन तस्वीरों के बाद उन लोगों को भी जवाब मिल गया होगा जो बार बार कहते थे कि आजम खान को बेहतर जो है ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। बेहतर ट्रीटमेंट दिया गया, वो ठीक हुए हैं और वापस अब उन्हें जेल भेजा जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।